सुरुमा यहाँ आउँदाखेरि एकदम गाह्रो लाग्थ्यो, घर जानु पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। तर अहिले हामीलाई यहाँबाट जानै मन लाग्दैन। यहाँभित्र एउटा छुट्टै संसार हुन्छ हाम्रो, एकदमै रमाइलो लाग्छ। कार्यक्रम प्रस्तुत हो। मोबाइल लिएर जान पाउने कि नपाउने भन्ने कुराले 5 घण्टासम्म मतदान अवरुद्ध भयो। गगन थापालाई आमसभामा नसोध्नु होला, होइन भन्छन्, एकान्तमा सोध्नु होला, पक्का स्वीकार्छन्। 5 घण्टा मतदान अवरुद्ध भयो। त्यो किन अवरुद्ध भयो? मोबाइल लानु किन जरुरी थियो भने गगन थापाको पक्षका केही सांसदहरू हिजै बिकिसकेका थिए, भाउजूहरूले पैसा बाँडिसकेका थिए। आफूसँग पैसा लिनेले दाजुलाई भोट हाले कि हालेनन् फोटो खिचेर देखाउनु पर्ने थियो। त्यसकारण मोबाइल लिएर जान पाउने कि नपाउने भन्ने विवाद त्यहाँ भएको थियो। यो हो आजको काङ्ग्रेसको स्थिति। कहिलेकाहीँ गगन थापा जस्ता नेताहरूको भाषण सुन्दा हो कि क्या हो, यिनीहरू त भोलि नै परिवर्तन भइहाल्छन् कि क्या हो जस्तो लाग्न सक्छ। कन्फ्युज नहुनु होला, गगन थापाहरूको गनगन भनेको उही मेरो र कल्पनाको दोहोरी जस्तो मात्रै हो। सुन्दाखेरि के न भइहाल्ला, ओइलै लैहाल्ला जस्तो लाग्छ। हुनेवाला केही पनि छैन, गीत सकिएपछि। कहिलेकाहीँ गगन सुरुमा यहाँ आउँदाखेरि एकदम गाह्रो लाग्थ्यो, घर जानु पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। तर अहिले हामीलाई यहाँबाट जानै मन लाग्दैन। यहाँभित्र एउटा छुट्टै संसार हुन्छ हाम्रो, एकदमै रमाइलो लाग्छ। कार्यक्रम प्रस्तुत हो। उहाँले पनि नाटक, गीत सङ्गीत र क्यारिकेचर पनि उहाँले गर्नुहुन्छ। हाम्रो स्कुलको एकमात्र सबभन्दा बढी कलाले भरिपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब कतिजनाले राम्रै व्यवहार पनि गर्छन्, कतिबाट अब मिसबिहेभ पनि हुन्छ। अब गाउँघरमा प्रायः के भन्ने चलन छ भने आँखा नदेख्नु चाहिँ अलिकति पूर्वजन्मको पाप हो। अथवा यसले चाहिँ अब पूर्वजन्ममा चाहिँ अब पहिलाको जन्ममा कुनै नराम्रो कार्य गरेर चाहिँ यो यस्तो भएको हो। त्यस्तो आफ्नै परिवारबाट पनि कहिलेकाहीँ मिसबिहेभ हुन्थ्यो। यसले के गर्न सक्छ र पछि के गर्ला र यसले भन्ने जस्तो कुराहरू हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ उहाँहरू पनि आशावादी हुनुहुन्छ, जे होस् यसले पनि पछि केही न केही गर्न सक्छ। जब उहाँहरूलाई थाहा भयो यिनीहरूले पढ्ने पनि स्कुल हुन्छ, यिनीहरूले पनि पढ्न सक्दा रहेछन् भनेपछि पहिले उहाँहरू पनि मप्रति आशावादी हुनुहुन्छ। मलाई त्यतिखेर एकदमै गिल्टी फिल हुन्थ्यो, एकदमै नराम्रो लाग्थ्यो, आत्मग्लानी फिल हुन्थ्यो। म किन यस्तो भयो होला, आखिर मेरो के दोष थियो, म किन यस्तो भयो भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। नेपाल सरकारले विशेष शिक्षा अन्तर्गत अपाङ्गहरूलाई शिक्षा दिने भनेर एउटा चाहिँ योजना सञ्चालन गरेको छ। म पनि पहिला त्यस्तै विशेष शिक्षा अन्तर्गतको स्कुलमा पढ्थेँ। योभन्दा पहिला 5 कक्षासम्म मैले बाहिर अध्ययन गरेको हो। त्यो दुर्गामावि गरामणीमा पढ्थेँ म त्यतिखेर। तर त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भनेदेखि दृष्टिविहीनहरूलाई दृष्टि सम्पन्न विद्यार्थीहरूसँग मिसाएर पढाइन्छ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने 90 जना 80 जना दृष्टि सम्पन्न विद्यार्थीहरूको बिचमा 2 जना अथवा 3 जना 1 जना दृष्टिविहीन विद्यार्थीहरू हुँदा टिचरहरूबाट त्यति राम्रो केयर हुँदैन। सबै शिक्षकहरूलाई ब्रेल लिपिको ज्ञान हुँदैन। त्यसो हुँदा बाहिरबाट आएको विद्यार्थीहरू प्रायः म्याथ, इङ्ग्लिस यस्तो विषयहरूमा धेरै कमजोर हुन्छन्। एटलिस्ट म पनि कमजोर थिएँ पहिला। यहाँको इन्भाइरोमेन्ट एकदमै राम्रो छ। साथीहरूमा पनि जति हामीले बाहिर दुर्व्यवहारहरू अथवा मिसबिहेभहरू सहनु पर्थ्यो, यहाँ त्यस्तो सहनु पर्दैन। यहाँको हाम्रो शिक्षकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले एकदम हाम्रो मनोविज्ञान बुझ्नुहुन्छ, हाम्रो साइकोलोजी बुझेरै हामीलाई पढाउनुहुन्छ। उहाँहरूले पढाउँदा यो भन्नुहुन्छ, तिमीहरू दृष्टिविहीन छौ कहिले भन्नुहुन्न, हामी दृष्टिविहीन छौँ भन्नुहुन्छ। र अर्को कुरा, अहिले हालचालै हाम्रो पार ट्रस्ट नेपालको सहयोगमा कम्प्युटर कक्षा पनि सुरु भएको छ। कम्प्युटरमा चाहिँ कस्तो भने एउटा J60 भन्ने सफ्टवेयर छ। तपाईँ जे पनि टाइप गर्नुहुन्छ त्यसले तपाईँलाई बोलेर सुनाइदिन्छ। कानमा हेडफोन लगाएपछि टाइप गरेको कुरा सुनिन्छ। त्यही J60 सफ्टवेयरको माध्यमबाट अहिले हामी कम्प्युटरमा आफ्नो नामसम्म टाइप गर्ने भइसकेको छ। मैले सोचेको पनि थिइनँ मेरो जीवनमा यस्तो पनि हुन्छ होला, किनभने पहिला मलाई आफैदेखि आत्मग्लानी महसुस हुन्थ्यो, हिंताबोध हुन्थ्यो। यहाँ पढ्न थालिसकेपछि, यहाँको वातावरणमा घुलमेल भइसकेपछि म दृष्टिविहीन हो भन्ने नै लाग्दैन। किनभने हामी यहाँ चौरीमा क्रिकेट खेल्छौँ,
यहाँनिर हामी रनिङ गर्छौँ, हाम्रो एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू स्पोर्ट्सहरू हुन्छ, लङ जम्प, हाई जम्पहरू हुन्छ, हामी यहाँनिर फुटबल खेल्छौँ। यहाँनिर आएर बसिसकेपछि हामी दृष्टिविहीन हो भन्ने लाग्दैन, यहाँनिर हाम्रो बेग्लै संसार हुन्छ। किनकि यो भाषा मेरो देशको सम्पत्ति हो। मैले जन्मजात यो भाषा आजसम्म सुन्दै आएको छु र नेपालमा भएका प्रत्येक भाषाहरूलाई यदि आफ्नो भाषा कसैले मान्न सक्दैन भने, यदि नेपालमा भएका प्रत्येक संस्कृतिलाई आफ्नो संस्कृति सम्झेर स्वीकार्न सक्दैन भने सम्झे हुन्छ त्यो मान्छेको हृदयमा भएको राष्ट्रियता मरिसकेको रहेछ। राष्ट्रियता त्यति बेला मात्रै बलियो हुन्छ जति बेला राष्ट्रमा भएका सम्पूर्ण संस्कृति, सम्पूर्ण धर्म र सम्पूर्ण भाषाहरूले अपनत्व महसुस गर्न सक्दछन् र आज त्यही अपनत्व महसुस गर्ने किसिमको एउटा ऐतिहासिक काम भएको छ। अहिले अस्ति युरोपको निकै प्रशंसा गर्यो अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले। 28 भाषाहरू युरोपमा एकताबद्ध छन् युरोपियन सङ्घभित्र भनेर। हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा 21 भाषाहरूलाई संविधानले मान्यता प्रदान गरेको छ। बहुभाषिक राष्ट्र हाम्रो भारत भनेर गौरव गर्छन्। कसैले बताइदेऊ न तिनीहरूलाई कि हाम्रो देशमा यति सानो भूगोलमा 100 भन्दा बढी भाषा बोलिन्छ र सबैलाई राष्ट्रभाषाको मान्यता प्राप्त छ। हामी त्यस्ता धनी व्यक्तिहरू हो। भन्नुपर्ने एउटा यता आउनै भन्नुपर्ने हो, तर यो त्यस्तो देश हो जहाँ वल्लो घरको छिमेकीले यता आउनुहोस् भन्छ र त्यही पल्लो घरको छिमेकीले कन्या फेरे भन्छ। संसारमा अन्त कहीँ छ? यस्तो विविधता भएको देश हो हाम्रो। यति धेरै जाति र भाषाले सुसंस्कृत भएको, सुसज्जित भएको धरातल हो हाम्रो। तर हामीले यो धरातललाई बिर्सिन थाल्यौँ। आज फिरङ्गीहरूको हिप्पी संस्कृति सापट लिएर हामीले आफ्नो अस्तित्व बिर्सिन थालेका छौँ। यही लिम्बू भाषा पनि बोलिरहँदाखेरि म सुन्छु कतिपय अन्य भाषाका शब्दहरू, नेपाली भाषाका शब्दहरू बिचबिचमा मिसिन्छन्। लिम्बू भाषा मात्रै किन, नेपाली भाषा बोल्दा पनि हामीलाई वास्तवमा भन्न आउँदैन तर एक्चुअली भन्न आउँछ। हामीलाई ठ्याक्कै भन्न आउँदैन तर एक्ज्याक्टली भन्न आउँछ। यसरी हाम्रो पुस्तामा आइपुग्दा हाम्रो भाषा, हाम्रा संस्कृतिहरू विलोपनको खतरामा परेका छन्। आज एउटा ऐतिहासिक रूपमा वडा सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, म फेरि पनि मुक्त कण्ठले यसको प्रशंसा गर्न चाहन्छु र शुभकामना दिन चाहन्छु कि यो निर्णय अब देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकोस्। हो, हिजो एकात्मक सामन्त व्यवस्था हुँदाखेरि केही जाति र वर्गप्रति उत्पीडन भएकै हो, केही जनजातिहरू उत्पीडनमा परेकै हुन्, आदिवासीहरूको संस्कृतिमाथि केही सङ्कट उत्पन्न भएकै हो, श्रीजङ्गा थेबे जस्ता महान विभूतिहरूले शहादत प्राप्त गरेकै हुन्। त्यो सत्यलाई बिर्सनु हुँदैन र त्यही सत्यको बलमा टेकेर अहिले जागरण, एउटा एक प्रकारको जातीय जागरण, आफ्नो पहिचानलाई संरक्षण गर्ने किसिमको एक प्रकारको आन्दोलनको जुन सुरुवात भएको छ यो प्रशंसनीय छ। तर यही आन्दोलनको आडमा फेरि जातीय अतिवादलाई चाहिँ सल्बलाउन दिनु हुँदैन। हिजो 2-4 जना मुठ्ठीभर सामन्तहरूले गरेको गल्तीको अब्जस कुनै एउटा जाति र समुदायलाई दिन चाहिँ मिल्दैन। मैं रमेश प्रसाई फ्रॉम नेपाल। आज मैं जो कहने जा रहा हूं वो हर इंडियन तक पहुंचना जरूरी है, हर इंडियन को समझना जरूरी है। मैं प्रार्थना करता हूं कि आज जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो इंडिया के हर गली नुक्कड़ से, चौक से लेकर बड़े बड़े बंगलों तक पहुंचे, सारे इंडियंस तक पहुंचे, क्योंकि हर इंडियन को यह समझना जरूरी है कि नेपाल और इंडिया के रिलेशन में ये जो विवाद आ रहा है ये क्या है और क्यों है। आदरणीय सम्पूर्ण राष्ट्रभक्त नेपालीहरुमा म यो निवेदन गर्न चाहन्छु कि यहाँहरुले यो भिडियोलाई जति सक्दो शेयर गर्नु होला, किनकि सीमा विवादको बारेमा तपाईले र मैले गफ गरेर हाम्रा दुःख सुख बाँड्ने मात्रै हो, यो भारतका जन जनसम्म पुग्न जरुरी छ। त्यसकारण आज म हिन्दीमा बोल्दै छु। प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों, मुझे अपनी भाषा से ही सबसे ज्यादा प्रेम है, नेपाली से मोहब्बत है मुझे, लेकिन अगर मैं नेपाली में बोलूं तो शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे। इंग्लिश ऑप्शन हो सकता था, लेकिन इंडिया में भी नेपाल की तरह इलिटरेट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए शायद इंग्लिश समझने में भी दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपकी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। मैं शेक्सपियर की एक शायरी याद करता हूं कि मैं इसलिए तुम्हारी भाषा सीख रहा हूं ताकि तुम्हारी तानाशाही का जवाब दे सकूं। आज नेपाल और इंडिया के इस विवाद के बारे में हर इंडियन को भी समझना जरूरी है कि यह विवाद क्यों है। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि नेपाल और इंडिया का रिलेशन केवल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं है, पब्लिक लेवल रिलेशन है, इसलिए मैं पब्लिक लेवल पर आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। मैं बॉर्डर के इशू पर भी आऊंगा, लेकिन सबसे पहले एक आरोप का जवाब देना चाहता हूं, एक इल्जाम जो अक्सर आपकी मीडिया नेपाल और नेपालियों पर लगाती है कि नेपाल में एंटी इंडियन सेंटिमेंट बहुत ज्यादा है। 100% गलत। नेपाली कभी भी एंटी इंडियन नहीं है। अरे हम तो आपकी सरहदों पर लड़े हैं। आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने कोई जंग नहीं जीती तब तक
किसी नेपाली का खून नहीं बहा। हमारे भाई मरे हैं आप लोगों के लिए। कारगिल में, कुकरथांग में, लद्दाख में मेजर शेरजंग थापा से लेकर भीम बहादुर देवान तक अगर इतिहास के पन्ने खोलकर देखेंगे तो हम हर जंग में आपके लिए लड़े हैं। और जिसने आपके सरहदों की हिफाजत की है मर मर कर, आपने उसी की सरहद पर कब्जा कर दिया। हम कभी भी एंटी इंडियन नहीं थे, लेकिन आपकी गवर्नमेंट ने कुछ एंटी नेपाल हरकत कर दी। आप लोगों ने दशहरे के रोज नेपाल में नाकाबंदी कर दी। हर रोजमर्रा की चीजों की किल्लत हो गई, दवाइयों तक की किल्लत हो गई, और हमारे कितने ही मरीजों ने अस्पताल में छटपटाते हुए दम तोड़ दिया। आपके नेता ये कहते रहे कि हम मधेश और मधेशियों के पक्ष में ये कर रहे हैं, नेपाल का संविधान मधेशियों के हित में नहीं है। तो वो हमारा अंदरूनी मामला था ना। आज मधेशी और पहाड़ी सब एक हैं। हम सब एक होकर विरोध कर रहे हैं इंडियन इस कोलोनाइजेशन मेंटालिटी का। आज हम सब एक हैं। आप लोगों ने कहा कि हम मधेशियों के मामले में नेपाल को जवाबदारी बना रहे हैं। ऐसी बात है, अगर मधेशियों की तरफ आप लोगों का इतना ही रुझान है, आपके नेता कहते हैं कि मधेशी लोग हमारे भाई है, हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है, ये सब है, तो गोरखालैंड का आंदोलन जब आप लोगों के देश में चल रहा था तो हमें भी तो बोलना चाहिए था। वो गोरखा भी तो हमारे भाई है, उनके साथ भी तो हमारा रिश्ता है। लेकिन नेपाल के किसी लीडर ने गोरखालैंड के बारे में बोला नहीं, नो नेवर, किसी ने नहीं बोला, क्योंकि वो आपका अंदरूनी मामला है। ऐसा समझकर आपके देश में जब गोरखालैंड का आंदोलन हो रहा था, अभी भी जब ये एनआरसी चल रहा है आपके मुल्क में, तो कितने नेपालियों के सिटीजनशिप रिजेक्ट होंगे, लेकिन हमने इस बारे में कुछ बोला नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो आपका अंदरूनी मामला है। लेकिन आपने हमारे अंदरूनी मामले पर दखलंदाजी की। कोई भी नेता, नेपाल का कोई भी लीडर आप लोगों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। पहली बार हमारे प्रधानमंत्री केपी ओली ने हिम्मत की और उन्होंने आपकी नाकाबंदी का जवाब दिया। और जब जेडीयू ने, जब पवन कुमार वर्मा ने यह बात लोकसभा में उठाई, तो आप लोगों को नाकाबंदी हटाना पड़ा। इंडियन गवर्नमेंट हमेशा यह कहती है कि वो प्रोटेस्टर्स ने ब्लॉकेट किया था, वो आंदोलनकारियों ने किया था। बकवास! जहां कोई प्रोटेस्ट नहीं था, कोई आंदोलन नहीं था, आप लोगों ने उस नाके को भी ब्लॉक कर दिया था, जिसके एवज में हमें दशहरे के रोज हमें इतनी तकलीफ सहना पड़ा। तो उस बात से हमारे लोगों के मन में एक खटास बैठ गई। दूसरी बात, आप लोग कहते हैं, आपकी मीडिया कहती है, खासकर ये आज तक जैसे मीडिया, अगर मेरा बस चलता तो नेपाल में बैंड कर देता मैं इन कम वक्तों को। ये कहते हैं कि नेपाल टेररिस्ट का अड्डा बन रहा है, आईएसआई के संरक्षण में यहां मदरसे चल रहे हैं। तो कहां से आए वो टेररिस्ट? जो जबीबुद्दीन अंसारी 26/11 के मुंबई हमले में हैंडलर था, पाकिस्तान में बैठकर जो कमांड दे रहा था, वो कहां से आया? ही वॉज बाय बर्थ इंडियन। आप लोगों के बीच का था वो। जितने भी टेररिस्ट है ना, वो आप लोगों के बीच से निकलते हैं। आपके आपस में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसमें हमारा कुछ नहीं है। और आप लोगों को अगर इतनी ही तकलीफ है नेपाल से, इतनी ही तकलीफ है, आपकी सिक्योरिटी को इतनी दिक्कत है, तो बंद कर दो ना बॉर्डर, लगा दो ना बॉर्डर पे तार। किसने रोका है आप लोगों को? लेकिन नहीं, आपके प्रधानमंत्री कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बॉर्डर हमेशा खुला ही रहेगा। बॉर्डर खुला ही रहे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप ऐसे इल्जाम तो मत लगाइए नेपाल में। जितने भी टेररिस्ट नेपाल में आए हैं या आए होंगे, वो कहां से आए? आसमान से उड़ के थोड़ी आए, वो आप लोगों के वहां से आए, इस पार आए। तो इसमें हमारा क्या दोष? अब मैं बॉर्डर की इशू पर आता हूं। जो काला पानी का अभी इशू चल रहा है ना, वो काला पानी में कोई विवाद है ही नहीं, उधर कोई डिस्प्यूशन है ही नहीं। वो हमारी सरहद है जिस पर आपने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। आज से नहीं, 60-65 साल पहले से कब्जा कर रखा है। और आपकी मीडिया ने, आपके गवर्नमेंट ने आपको धोखे में रखा है। वो सिर्फ आपको आजाद भारत का नक्शा दिखा रहे हैं। वो नक्शा नहीं दिखा रहे हैं जो एंग्लो गोरखा वार के बाद, ब्रिटिश और नेपाल के बाद सन 1827 में, सन 1856 में और सन 1905 में जो नक्शे बने थे, वो नक्शे आपको कोई नहीं दिखा रहा। ना आपका मीडिया दिखा रहा है, ना आपका गवर्नमेंट दिखा रहा है। तो वो जमीन आपकी है, वो जमीन हमारी है, हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। और ये सिर्फ काला पानी का इशू नहीं है, ये 71 जगहों का इशू है, ये 71 जगहों का इशू है। और सियाचिन, आपका सियाचिन, जहां पर घास भी नहीं उगता, वहां पर आपके 3000 सैनिक शहीद हुए हैं। आप लोग लड़े हैं वहां पर 4000 फीट ऊपर जाके, जहां पर घास भी नहीं उगता। तो आपका सियाचिन जैसा है, हमारे लिए हमारी धरती वैसी है ना। आपका सियाचिन जैसा है, हमारे लिए सुस्ता वैसा है। आपका लिपुलेख जैसा है, हमारे लिए लद्दाख वैसा है।
आपका कश्मीर जैसा है हमारे लिए, हमारा काला पानी वैसा है ना। आपका देश प्रेम और हमारा देश प्रेम क्या? हमारी देश प्रेम की, हमारे देशभक्ति की कोई विषाद नहीं, कोई औकात नहीं, सिर्फ इसलिए कि हम छोटे हैं, सिर्फ इसलिए कि हम पाकिस्तान की तरह आप लोगों से लड़ नहीं सकते, हमारी कोई मजबूत फोर्स नहीं है, सिर्फ इसलिए। आप लोगों ने तो कोलोनाइजेशन सहा है मित्रों। कोलोनाइजेशन के जमाने ब्रिटिश लोग कितना जुल्म करते थे आप लोगों को पर। ब्लैक डॉग बोल बोल के लात और कोड़ों की वर्षा करते थे वो आप लोगों पर। आपके बहू बेटियां भी सुरक्षित नहीं होती थी। मैंने पढ़ा है वो इतिहास, जब बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी, आप लोगों के भगत सिंह जैसे नेता जब ब्रिटिशर्स के खिलाफ मोर्चा करते थे, नारे लगाते थे, इतना कोलोनाइजेशन सहने के बावजूद भी आप लोगों को यह एहसास क्यों नहीं होता कि जब कोई ताकतवर कमजोर पर जुल्म करता है तो यहां दर्द होता है, यहां से ज्वाला उठती है। लेकिन ज्वाला उठने के बावजूद भी हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा अगर आप लोग सोचते हैं तो आप लोग बहुत गलत सोचते हैं। गोरखा है हम, गोरखा, लड़ना हमारी खून में है, बुजदिल नहीं है हम। और काला पानी तो हम लेकर रहेंगे, आपको वहां से हटना ही होगा, क्योंकि इंटरनेशनल बिरादरी में आपका और हमारा मुल्क एक है। चाहे आपका मुल्क बड़ा हो, चाहे हमारा मुल्क छोटा हो, लेकिन इंटरनेशनल बिरादरी में हमारा लेवल एक है। इसलिए आप लोगों को काला पानी से हटना ही होगा। और नेपाल के बारे में जो ये प्रोपोगंडा फैला रखा है इंडिया की मीडिया ने, इसकी मैं नेपाल की पब्लिक की तरफ से इसकी मैं घोर भत्सना करता हूं, निंदा करता हूं। एक बार नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं इस देश का चौकीदार हूं, तो आपके एक नेता ने यह बोल दिया कि चौकीदार तो हम नेपाल से भी मंगा सकते हैं। सिर्फ चौकीदार की तरह देखते हैं आप हमें। कितना बड़ा रिश्ता है हमारा, कितना पुराना, कितना हिस्टोरिकल रिलेशन है हमारा। आपके लोग भी तो हमारे यहां आके लोहा शीशी उठाते हैं, कबाड़ उठाते हैं, लेकिन हम तो कभी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते। हम इज्जत देते हैं आप लोगों को पड़ोसी बोल के। तो इज्जत देंगे तो क्या सर पे बैठ के नाचेंगे क्या? तो आप लोगों ने और आपकी गवर्नमेंट ने, इसमें इंडियन सिटीजन का कोई दोष नहीं है, इंडिया की आवाम की कोई गलती नहीं है, लेकिन आपके मीडिया ने, आपके गवर्नमेंट ने यह पूरा प्रोपोगंडा फैला रखा है और आप लोगों को धोखा दे रखा है। 126 पिलर हमारे गायब हुए हैं। सिर्फ ये काला पानी का इश्यू नहीं है, 126 पिलर हमारे गायब हुए हैं। उनको कोई जमीन ने नहीं खाया है, कोई आसमान ने नहीं निगला है। आपके एसएसबी के जवान रातों रात घुसकर वो पिलर उखाड़ देते हैं, और जो रात को जो नेपाल था, जो जमीन, वो सुबह इंडिया बन जाता है अचानक। ऐसे चमत्कार हो जाते हैं और हमारे बॉर्डर, आपके लोग, आपकी गवर्नमेंट उस पर कब्जा कर लेती है। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि सारे नेपाली लोग ये चाहते हैं, इंक्लूड मी, हम सब नेपाली ये चाहते हैं कि नेपाल और इंडिया का जो रिलेशनशिप है, जो बायलैटरल रिलेशनशिप है, ये मजबूती से रहे, इसमें ऐसी दरार ना आए। लेकिन अगर ऐसी ही हरकत होती रहेगी तो सहने की एक सीमा होती है, एक लिमिटेशन होता है, और जब वो लिमिटेशन टूटेगा तो इस दोस्ती में दरार आ सकती है। अभी ये दोस्ती मजबूती से चल रही है, आपकी फिल्में चलती है हमारे यहाँ, हमने कभी उसका बायकॉट नहीं किया है। आपके सीरियल्स चलते हैं हमारे यहाँ, आपके लोग आकर यहाँ बिजनेस करते हैं, हमारे लोग जाकर वहां काम करते हैं। तो इस दोस्ती को पब्लिक लेवल पर बरकरार रखना है, और अगर बरकरार रखना है तो इंडियन गवर्नमेंट को अपनी हरकतों से बाज आना होगा। उसे यह समझना होगा कि हर देश को, हर देश के हर नागरिक को अपनी संप्रभुता उतनी ही प्यारी होती है जितनी आपको होगी। और आप अपनी बहू बेटी को बहू बेटी, अपनी माँ को माँ, और दूसरों की औरतों को इज्जत। मतदान स्थलभित्र मोबाइल लिएर जान पाउने कि नपाउने भन्ने कुराले 5 घण्टासम्म मतदान अवरुद्ध भयो। गगन थापालाई आमसभामा नसोध्नु होला, होइन भन्छन्, एकान्तमा सोध्नु होला, पक्का स्वीकार्छन्। 5 घण्टा मतदान अवरुद्ध भयो। त्यो किन अवरुद्ध भयो? मोबाइल लानु किन जरुरी थियो भने गगन थापाको पक्षका केही सांसदहरू हिजै बिकिसकेका थिए, भाउजूहरूले पैसा बाँडिसकेका थिए। आफूसँग पैसा लिनेले दाजुलाई भोट हाले कि हालेनन् फोटो खिचेर देखाउनु पर्ने थियो। त्यसकारण मोबाइल लिएर जान पाउने कि नपाउने भन्ने विवाद त्यहाँ भएको थियो। यो हो आजको कांग्रेसको स्थिति। कहिलेकाहीँ गगन थापा जस्ता नेताहरूको भाषण सुन्दा हो कि क्या हो, यिनीहरू त भोलि नै परिवर्तन भइहाल्छन् कि क्या हो जस्तो लाग्न सक्छ। कन्फ्युज नहुनु होला, गगन थापाहरूको गनगन भनेको उही मेरो र कल्पनाको दोहोरी जस्तो मात्रै हो। सुन्दाखेरि के न भइहाल्ला, ओइलै लैहाल्ला जस्तो लाग्छ। हुनेवाला केही पनि छैन, गीत सकिएपछि एकको बदला 3 आउँछ, अब हाम्रो दिन आउँछ, एकको बदला 3 आउँछ। उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा एकमुष्ट जय
पावन माटोलाई, यो पवित्र धरतीलाई नमन गर्न चाहन्छु र यो पवित्र धरतीको कसम खाएर, यो देवघाटको पावन माटोको कसम खाएर म तपाईसँग यो बाचा गर्न चाहन्छु कि एक पटक हाम्रो उम्मेदवार स्वर्णिम वाग्लेलाई विश्वास गर्नुहोस् र यो क्षेत्रको प्रतिनिधिको रूपमा विजयी गराएर पठाउनुहोस्। यदि पुराना पार्टीहरूले जस्तै तपाईसँग विश्वासघात भयो भने, तपाईहरूसँग गरेका बाचा पूरा गरिएन भने, कम से कम म चाहिँ अर्को पटक घन्टीको तर्फबाट यहाँ भोट माग्न आउँदिन। यो म देवघाटको चाहन्छु। आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, राजनीतिलाई पेसा होइन समाज सेवा मान्ने र हरेक ठाउँमा जान्नेलाई छान्ने भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नीति हो र जान्नेलाई छान्ने नीतिको सर्वोत्कृष्ट उदाहरण तनहुँ 2 को हाम्रो उम्मेदवार स्वर्णिम वाग्ले हुनुहुन्छ। आदरणीय सम्पूर्ण दमकवासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा एकमुष्ट जय देश जय घन्टी। म आज धेरै लामो बोल्न चाहन्न। पानी बर्सेला जस्तो छ, त्यसमाथि हिरोको इन्ट्री भइसकेपछि साइड एक्टरले धेरै फुटेज खानु हुँदैन। साइड एक्टरले धेरै फुटेज खायो भने फिल्म बोरिङ हुन्छ। त्यसकारण म धेरै कुरा भन्न चाहन्न। एउटा कुरा चाहिँ के भने, हाम्रो मथिङ्गलमा, हाम्रो मस्तिष्कमा असाध्यै गलत कुराहरू भरिएको छ, हालिएको छ जानी जानिकन। यो त फलानुको निर्वाचन क्षेत्र हो नि, दमकको सम्बन्धमा पनि त्यसो भन्ने गरिन्छ। फलानाको क्षेत्र हो नि यो त भनेर भनिन्छ। अचम्म लाग्छ, नाम लेखेको छ र कसैको दमकमा। दमकवासीहरूको, दमक यहाँका मतदाताहरूको हो, दमक यहाँका आम नागरिकहरूको हो। त्यसको चमक बेग्लै छ। र साँच्चै भन्ने हो भने मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, यही दमकको क्याम्पस मोडमा मेरी आमाले जोडेको एक टुक्रा घडेरी मेरो पनि छ। त्यसकारण एक अंश मेरो पनि लाग्छ। अब हामीलाई अर्को के लाग्दो रहेछ भने, दमक त बाको क्षेत्र हो, साह्रै विकसित होला, यहाँका मान्छेलाई त केही समस्यै नहोला, चाँदी कटाइ होला भन्ने लाग्दो रहेछ। अनि दमक आउँदा पो थाहा भयो, आम्दामा एक्सरे नहुँदो रहेछ। भ्यू टावर चाहिँ 2 अर्बको बन्दो रहेछ, खोलाको छेउमा भ्यू टावर। आज अलिकति समय भयो भने मेरो पार्टी सभापतिलाई, किनभने म त देख्दिनँ, अलिकति समय भयो भने मेरो पार्टी सभापतिलाई त्यो भ्यू टावर माथि चढाएर दाइ के देखिँदो रहेछ यहाँबाट भनेर सोध्न मन छ। अस्पताल व्यवस्थित नभएको ठाउँमा 2 अर्बको भ्यू टावर। अनि उद्घाटन चाहिँ फेरि एकैचोटि 396वटा अस्पतालको उद्घाटन हेर्नुहोस्। यो तपाईँ हामीले नपत्याएर मात्रै हो, यिनीहरूले स्वर्ग जाने बाटोको पनि शिलान्यास गरिदिन्थ्यो पत्याउने भएको भए। त्यसकारण यस्ता भ्रमहरू चिरेर राजनीतिमा एउटा नयाँ उत्साहको प्रकाश छर्नका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदाएको। म धेरै कुरा भन्न चाहन्न। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अन्य दलभन्दा किन फरक छ भन्ने कुरा मैले एक एक गरी भन्न थालेँ भने पनि एउटा महाकाव्य नै लेखिन सक्छ। तर म त्यत्रो महाकाव्य लेख्न चाहन्न, पानी पर्न आँटेको छ। एउटा मात्रै फरक बताउँछु आज तपाईँलाई। तपाईँले भाषण सुन्नुभएको होला, बिना ढौवा के विदेश पठादेव भन्ने। अहिले मेरो नेता रवि लामिछाने 100 जन के विदेश से वापस बुलाए रोजगारी के साथ, और ढौवा के, बिना ढौवा के। यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र अन्य दल बीचको फरक।